प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर आज के बायो क्लास में, जिसमें हम लोग जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के ऐसे 25 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में डिस्कस करेंगे, जो कि विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, जैसे कि एसएससी, एलडीसी, डीईओ, मल्टीटास्किंग, जीडी कांस्टेबल, रेलवे टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, स्टेट पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, सी सेट, बीपीएससी, यूपीएससी, बिहार एसएससी, दरोगा, सी टेट, ए स्टेट, सीईटी, ऐसे बहुत सारे एग्जामों में ऑलरेडी जो पहले के सालों में जो है परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे आज के इस छोटे से सेशन में, जिसमें हम लोग 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ऐसे 25 क्वेश्चन, जिसमें कि पहला क्वेश्चन हमारा है, जब दो जीव साथ रहें और एक को लाभ हो तथा दूसरे को कोई लाभ न हो तो वो क्या कहलाता है? तो ऐसा जो कंडीशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या होता है, दो जीव जो है एक दूसरे के साथ रहते हैं जिसमें कि एक जीव को लाभ तो होता है लेकिन दूसरे को कोई लाभ नहीं होता है। तो ऐसे जो रिलेशन होते हैं, संबंध होते हैं, उनको हम बोलते हैं कमेंसलिज्म। और दूसरा हो जाता है इसी तरीके से आपका पैरासिटिज्म। तो पैरासिटिज्म में क्या होता है कि दो जीव एक साथ रहते हैं जिसमें कि एक जीव को लाभ होता है जबकि दूसरे जीव को नुकसान होता है। तो इसमें एक जीव को नुकसान जरूर होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दूसरे को लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि नुकसान हो रहा है। तो जब नुकसान का बात हो, एक जीव को जो है नुकसान हो और एक जीव को लाभ हो, तो ऐसे कंडीशन में जो है जो रिलेशन रहता है उसको बोलते हैं हम लोग पैरासिटिज्म। और इसी तरीके से आपका हो जाता है प्रीडेशन। तो प्रीडेशन में क्या होता है, कोई एक जीव जो है, प्रीडेशन आप लोग तो समझते हो शिकार जिसमें हो रहा होगा, ठीक है, तो एक जीव जो है दूसरे का भक्षण कर लेता है यानी दूसरे को खा जाता है। तो ऐसा कंडीशन आपका कहलाता है प्रीडेशन। और सिम्बायोसिस में क्या होता है कि दो जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और दोनों को फायदा होता है। तो ये चार कंडीशन, अगर एक को फायदा हो एक को फायदा नहीं हो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे कमेंसलिज्म। और एक को फायदा हो दूसरे को नुकसान हो, उसको बोलेंगे पैरासिटिज्म। अगर एक जो है दूसरे को खा जा रहा है, भक्षण कर रहा है, तो इसको बोलेंगे वो हम लोग प्रीडेशन। और तीसरा हो जाएगा कि सिम्बायोसिस यानी कि जिसमें दोनों को ही फायदा हो। तो ये चार कंडीशन होते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भूमि अपरदन यानी कि सोइल इरोजन की रोकथाम संभव है कैसे? एफोरेस्टेशन से, डिफोरेस्टेशन से, क्रॉप रोटेशन से, या फिर चारागाह का प्रबंध करने से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, एफोरेस्टेशन से। यानी कि फिर से अगर वन का रोपण किया जाए तो ऐसे कंडीशन में जो है आपका भूमि का अपरदन रुक जाएगा। वो भी आपका परमानेंटली रुकेगा। परमानेंटली मतलब कि काफी लंबे समय तक, वो चिर अस्थायी आपका जो है रुकेगा। अगर वनों का विनाश करो इससे आपका बढ़ेगा। फसलों के प्रत्यावर्तन यानी कि क्रॉप रोटेशन से कोई फायदा नहीं होने वाला है। चारागाह का प्रबंधन करेंगे, यह इससे भी आपका कोई फायदा नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर था एफोरेस्टेशन से। अगला क्वेश्चन है कि डार्विन का सिद्धांत था क्या? पहला है योग्यतम की उत्तरजीविता यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्राकृतिक चयनवाद। और तीसरा है म्यूटेशनवाद यानी कि म्यूटेशन थ्योरी। और चौथा है परिवर्तनों सहित अवरोहण। तो इसका करेक्ट आंसर है नेचुरल सिलेक्शन। वैसे तो बात करेंगे तो नेचुरल सिलेक्शन के ही अंदर में आता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यानी कि नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, इसमें जो आपका नेचर सेलेक्ट कर लेता है कि कौन आपका जो सर्वाइव करेगा और कौन आपका सर्वाइव नहीं करेगा। तो ये कैसे सर नेचर जो आपका सेलेक्ट करता है, जिसके अंदर में जो है सर्वाइवल मतलब जो सर्वाइव करने के लिए फिट होता है वही इस पृथ्वी पर जो है जिंदा रह पाता है, बाकी सब मर जाते हैं। तो ये आपका नेचुरल सिलेक्शन था। बट इसका जो है करेक्ट आंसर नेचुरल सिलेक्शन इसलिए हो जाएगा क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन जो है उस थ्योरी का नाम था जो कि डार्विन ने दिया था। तो करेक्ट आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्कियोप्टेरिक्स जो एक आपका फोसिल्स मिला हुआ है हमें, ये आपका जो है किस चीज का साक्ष्य है? तो ये आपका जो है, या फिर कह सकते हैं किस चीज का ये आपका जो संयोजक है, किन किन जीवों के बीच का ये कनेक्टिंग लिंक है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स और पक्षी यानी कि बर्ड्स। इन दोनों के बीच में जो है आपका ये कनेक्टिंग लिंक है आर्कियोप्टेरिक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, सूर्य के प्रकाश से परावैंगनिक किरण या फिर विकिरण यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? तो इस रेडिएशन की वजह से जो है हमारे वायुमंडल में ओजोन लेयर आपका फॉर्म्ड होता है, यानी कि ओजोन के अणु बनते हैं। ऑक्सीजन का जो है तीन जब आपका एटम आपस में ज्वाइन करता है तो ये ओजोन बनता है। लेकिन कब ये तीनों ज्वाइन करते हैं? तो ये आपका जो है अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन रहता है, इसके फल मतलब इसके अफेक्ट से ही जो है आपका ओजोन बनता है, एक मॉलिक्यूल बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, वन पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हरे पौधे होते हैं। तो हरे पौधे क्या होते हैं? ये आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं।
प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब क्या है, ये आपके जो है चीजों को बनाते हैं, ये आपका किसी दूसरे जीव को खाते तो है नहीं, तो आपका जो है ये कंज्यूमर नहीं होगा। ये अपघटक भी नहीं होता है। अपघटक मतलब क्या होता है, अपघटक का मतलब हो गया कोई जीव जिन जिन मॉलिक्यूल से, जिन जिन पदार्थों से मिलकर बना हुआ है उन्हीं में उनको जो है विभक्त कर देना, तोड़ देना। तो ये आपका दूसरे जीवों को जो है हार्म भी नहीं करते हैं। मतलब ये हुआ कि दूसरे जीवों को उनके मूल पदार्थों में जो है विभक्त करने का काम नहीं करते हैं। और ये उत्पादक तो होते हैं, लेकिन उत्पादक में भी आपके जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जीव और उसके आसपास का जो सराउंडिंग है उसका जो आपका परस्पर जो संबंध होता है उसका अध्ययन कहलाता है इकोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो और इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इकोसिस्टम क्या हो जाता है। तो इकोसिस्टम जो है ना, ये जीव और वातावरण के बीच का जो पारस्परिक संबंध है उसको बोलते हैं हम लोग इकोसिस्टम। तो ये भी आपको समझ में आ गया। इस तरीके से अगर हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो है ऑर्टिकोलॉजी दिया हुआ है यहाँ पे, हालांकि इसमें हिंदी तो कुछ और लिखा हुआ है, बट ये ऑर्टिकोलॉजी इसको बोलते हैं हम लोग। और ये आपका जो है सिनेकोलॉजी होता है। तो ठीक है, ये आपका ऑर्टिकोलॉजी और सिनेकोलॉजी क्या है, एक जो आपका इकोसिस्टम है, ठीक है, अगर उसमें हम क्या कर रहे हैं कि किसी एक विशेष प्रकार के स्पीसीज का हम अगर अध्ययन कर रहे हैं तो ये आपका कहलाएगा ऑर्टिकोलॉजी। ठीक है, मतलब एक ही प्रकार के जाति के जीवों को, एक ही प्रजाति के जीवों का अगर अध्ययन कर रहे हो तो इसको बोलेंगे हम लोग ऑर्टिकोलॉजी। और अगर इसके जस्ट विपरीत हम लोग कर दें कि किसी क्षेत्र विशेष में जो है पूरे जो जीव जंतु हैं उन सभी को अगर सभी का अध्ययन कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग सिनिकोलॉजी। ठीक है, तो ये आपका जो है सिनिकोलॉजी हो गया और ऑर्टिकोलॉजी हो गया। ये आप लोगों को जो है ध्यान रखना है, जिसमें इसमें एक का जो है अध्ययन कर रहे हैं और इसमें जो है आपका संपूर्ण पूरे का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरे का अध्ययन कर रहे हैं। और इकोसिस्टम क्या था, तो ये आपका जो जीव और वातावरण है इनका आपका जो है पारस्परिक संबंध ही कहलाता है इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम का स्टडी ही कहलाता है इकोलॉजी। तो ये आपस में सब रिलेटेड है, ध्यान रखना है। चलिए अगला बात करते हैं जो कि है कि किस युग में जीवन नहीं था। निम्नलिखित में जो है आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि पहला आपका जो है मेसोजोइक है, दूसरा है आपका एजोइक है, और तीसरा है कैम्ब्रियम है, और चौथा है आपका पेलीजोइक। ठीक है, तो पैलीजोइक और आपका कैम्ब्रियन है, एजोइक है और मेसोजोइक है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन से जो है आपका काल है जिसमें कि आपका जीवन नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एजोइक। वैसे भी आप लोग जानते हो कि ए मतलब नॉट होता है और जोइक मतलब एनिमल वाला। तो किसमें जो है आपके जीव जंतु नहीं थे यानी कि जीवन नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। एजवाइक जो काल है इसमें जीवन नहीं था। इसमें जो है आपके मतलब देखो, इसमें जो साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य मतलब कि जो चट्टाने हमने देखा हुआ है इस काल का, उस चट्टानों में जो किसी प्रकार का कोई भी जो हमें साक्ष्य नहीं मिलता है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इसमें जो है जीवन नहीं था। ठीक है, इस तरीके से अगर कुछ और भी एग्जाम्पल और भी जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें कर ले तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि ये जो आपका पैलीजोइक काल है, ठीक है, इसमें जो है आपके वनस्पति और जीवों का उत्पत्ति हुआ है। तो इसमें आप लोग को ध्यान रखना है क्या कि इसमें वनस्पति, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, जो है आपका वनस्पति या फिर दूसरे जीव जो भी है, ठीक है, तो वनस्पति एवं जीव का उत्पत्ति जो है आपका कब हुआ है, तो ये हुआ है पैलीजोइक काल में। ठीक है, इस तरीके से कुछ और भी बात कर लेते हैं, कैम्ब्रियम के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो कैम्ब्रियम जो ये काल है या ये आपका जो है ये पेलीजोइक जो काल है ना उसी का एक छोटा सा भाग है जो कि आपका कब से कब तक रहा है, तो ये आपका जो है रहा है 600 मिलियन 600 मिलियन से लेकर के 500 मिलियन साल के बीच में। यानी आज से जो है 600 मिलियन साल घटा दो, ठीक है, वहां से स्टार्ट हुआ और आज से 500 मिलियन जो है साल पहले ये कैम्ब्रियन काल खत्म हुआ, दूसरा काल स्टार्ट हुआ। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं हम लोग, ये जो अब 3 तो बात कर लिया, अब एक जो बचा हुआ है मेसोजोइक, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मेसोजोइक जो है ये आपका द्वितीय युग भी कहलाता है और इसके 3 अलग अलग कालखंड हैं। 3 अलग अलग कालखंड जो है मैं उनको बता भी देता हूँ। देखो, पहला जो आपका कालखंड है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रियासिक। मैं लिख तो नहीं पाऊंगा, आप सिर्फ सुन करके अपने नोटबुक में जो है नोट कर लेंगे।
ट्रियासिक है, दूसरा है जुरेसिक है और तीसरा है आपका जो है क्रिटेशियस है। और आपको याद होगा जुरेसिक काल जो है आपका किसके लिए फेमस है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जुरेसिक जो है ना आपका फेमस है किसके लिए, ये है आपका डायनासोर के लिए। जुरेसिक काल, जुरेसिक काल जो है आपका ये है डायनासोर के लिए, डायनासोर, ठीक है। तो डायनासोर जो थे उनके लिए फेमस है जुरेसिक काल, क्योंकि ये इसी काल में जो है आपके पृथ्वी पर थे, जुरेसिक काल में, ठीक है। और इसके पहले जो आपका क्या था, ट्रायसिक काल था, और इसके बाद क्या है तो क्रिस्टेशियस काल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग 34वां नंबर क्वेश्चन, जो कि है उत्परिवर्तनवाद यानी कि म्यूटेशन थ्योरी प्रस्तुत किया। म्यूटेशन थ्योरी में क्या बताया गया, इसमें बताया गया है कि इसमें जो है आपका क्रोमोसोम में वेरिएशन हो जाता है, जीन में वेरिएशन हो जाता है, तो ये आपका उत्परिवर्तनवाद हो जाता है, ठीक है। तो इसको जो है आपका प्रस्तुत किया था डी व्रीज ने। अब चलिए बात करते हैं मेंडल के बारे में। तो मेंडल जो है ना ये अनुवांशिकता के फादर कहलाते हैं, मतलब ये जो है जेनेटिक्स के फादर कहलाते हैं। और डार्विन जो है अभी हमने देखा था कि ये नेचुरल सिलेक्शन दिए थे, और लेमार्कवार जो थे ये उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत दिए हुए थे। तो ये तीनों के बारे में आपने बात कर लिया। और चौथा जो है वो तो आपने जाना है अभी कि म्यूटेशन थ्योरी दिया था आपका जो है डी व्रीज, जिनका पूरा नाम अगर बात करेंगे तो आपका ह्यूगो, ह्यूजो हालांकि बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है ह्यूगो, ह्यूगो डी वरीज। तो ह्यूगो डी वरीज ने जो है आपका म्यूटेशन थ्योरी दिया था, जिसमें कि आपके जो है जीन हो या फिर जो है आपका डीएनए हो या फिर आपका जो है क्रोमोसोम हो, इनमें वेरिएशन हो जाता है, इसमें जो है बदलाव आ जाता है। अगला देखते हैं, 1 माइक्रोन कितना के बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन जो होता है ये आपका 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, 1/1000 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है एक सेकेंड, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्परिवर्तन का क्या कारण है। ऑप्शन ए है क्रोमोसोम में परिवर्तन, ऑप्शन बी है जीन में परिवर्तन, या फिर ऑप्शन सी है डीएनए में परिवर्तन, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो अभी हमने आपको बताया था कि उत्परिवर्तन में क्या होता है, उत्परिवर्तन में आपका जो है ये तीनों में परिवर्तन हो जाता है। तो ये आपका जो है तीनों में परिवर्तन होता है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है पैलियंटोलॉजी का अध्ययन, मतलब पैलियंटोलॉजी जो है आपका किसका अध्ययन है। तो ये आपका है जो है ये आपका है फोसिल्स का। पैलियंटोलॉजी में हम लोग फोसिल्स का स्टडी करते हैं। और प्राइमेटोलॉजी होता है एक, तो प्राइमेटोलॉजी जो होता है इसमें हम लोग स्टडी करते हैं प्राइमेट्स का। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्राइमेटोलॉजी। तो प्राइमेटोलॉजी में हम लोग किसका स्टडी करते हैं, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं प्राइमेट्स का। और इसी तरीके से आपका जो है बोन का जो स्टडी होता है वो आपका जो है आपका कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। और बर्ड्स का जो स्टडी होता है उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। तो ये हो गया आपका जो है ऑर्निथो यहाँ पे जो है ये हो गया आई, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। तो ऑर्निथोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं बर्ड्स का। और ऑस्टियोलॉजी होता है जिसमें कि हम लोग बोन का स्टडी करते हैं, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। और बाकी जो है आपका पैलियंटोलॉजी तो यहाँ पे दिया हुआ ही है। तो ये चारों का जो है आप लोग को ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं जो कि है डायनासोर का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहते हैं, जिसमें कि ऑप्शन है सिनोजोइक काल, पैलियोजोइक काल, इसके अलावा आर्कियोजोइक काल, और चौथा है मीसोजोइक काल। तो इसका ऑप्शन हो, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आपका मीसोजोइक काल। मीसोजोइक काल जो था वो आपका जो है डायनासोर के लिए सबसे सुनहरा काल था। अगला बात करते हैं हम लोग जीवन का उत्पत्ति जो है किस महाकल्प में हुई है। ऑप्शन ए है प्री कैम्बियम महाकल्प में, या फिर ऑप्शन बी है प्रोटी प्रोटीरोजोइक महाकल्प में, या फिर तीसरा है यानी कि ऑप्शन सी मीसोजोइक महाकल्प में, और चौथा है सीनोजोइक महाकल्प में। तो इसका जो है करेक्ट आंसर अगर बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्री कैम्बियम काल में जो है आपका जीवन का उत्पत्ति हुआ था। इसमें अगर बात करेंगे आप जीवन का उत्पत्ति हुआ था, बट प्री कैम्बियम काल में जो जीव थे ना उसमें आपका जो है बैकबोन नहीं था, बिना रीढ़ के हड्डी वाले जो है जीव इसमें उत्पन्न हुए थे, विदाउट बैकबोन, ठीक है। तो ये आप लोगों को जो है ध्यान रखना है कि इसमें जो है आपके बिना बैकबोन वाले रीढ़ के हड्डी वाले जो है जीव उत्पन्न हुए थे। और ये जो आपका सीनोजोइक काल है, अगर इसमें बात करेंगे तो इस काल को वैसे तो हम लोग टर्सरी युग के नाम से या फिर तृतीयक युग के नाम से भी जानते हैं। और इसी काल में जो है पहली बार रीढ़ के हड्डी वाले जीव उत्पन्न हुए, यानी कि जैसे जिनको हम लोग स्तनधारी कह सकते हैं, स्तनधारी,
स्तनधारी, यानी कि हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो स्तनधारी जो जीव है ना, ये आपके कब आपके जो है फॉर्म्ड हुए, तो ये आपके सिनोजोइक काल में उत्पन्न हुए, जिसमें कि आपका स्तनधारी हो जाएंगे। और साथ साथ बिना पूंछ वाले जो आपके लंगूर होते हैं, ये भी आपके जो है इसी काल में उत्पन्न हुए। ठीक है, बिना पूंछ वाले, बिना पूंछ वाले, ये आपको ध्यान रखना है, बिना पूंछ वाले। ओके, चलिए अगला बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि है, आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज थे, तो इसके जो है अभिनव पूर्वज आपके क्रोमैग्नॉन मानव थे। ठीक है, और निएंडरथल जो थे वो आपके तो खत्म हो गए, विलुप्त हो गए। वैसे मैं बता दूं कि होमो पहले जो है इरेक्टस जो थे, ये हमारे जो है पूर्वज थे। तो होमो इरेक्टस के जो है दो ब्रांचेज बंट गए। ठीक है, एक हो गया आपका जो है क्रोमैग्नॉन, और एक जो है आपका निएंडरथल था। ठीक है, तो क्रोमैग्नॉन जो है आपका सरवाइव कर पाया और निएंडरथल जो है आपका सरवाइव नहीं कर पाया, तो हम लोग के जो है अभिनव पूर्वज हो जाएंगे क्रोमैग्नॉन मानव। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई। तो मानव का अगर उत्पत्ति की बात किया जाएगा तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो कि है प्लीस्टोसिन, दूसरा है आपका मायोसिन, तीसरा है ओलिगोसिन और चौथा है प्लायोसिन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। प्लायोसिन जो युग था, इसी युग में जो है आपका, एक्चुअली ये प्लायोसिन जो युग है, ये आपका सीनेजोइक ईरा में ही आता है। और अभी हमने आपको क्या बताया था, पीछे में भी दिखा भी देता हूँ, ये आपका जो सीनोजोइक काल है। तो सीनोजोइक काल में ही आपका स्तनधारी यानी कि मैमल यानी कि ह्यूमन बीइंग आपका जो है पहली बार बने थे। तो यहीं पे क्वेश्चन भी यही दिया हुआ है कि मानव का उत्पत्ति किस युग में हुआ है, तो ये आपका जो सिनोजोइक काल के जो है प्लायोसिन युग में उत्पन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने किया। ऑप्शन है क्रोमैग्नॉन मानव ने, या फिर जावा मानव ने, या फिर निएंडरथल मानव ने, या फिर पिकिंग मानव ने। तो इसका करेक्ट आंसर है क्रोमैग्नॉन मानव ने। अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन युक्त नमक की मानव शरीर में क्या भूमिका है। ऑप्शन ए है थायराइड ग्रंथि के कार्य के नियमन के लिए, दूसरा है कि अग्नाशय ग्रंथि को सक्रिय बनाने के लिए, या फिर तीसरा इसका काम है गुर्दे की क्रियाशीलता को तीव्रता प्रदान करने हेतु, और चौथा है मस्तिष्क की कोशिकाओं को सशक्त करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि क्या करता है कि इस आयोडीन का उपयोग करके एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है थायरोक्सिन। ठीक है, और थायरोक्सिन जो होता है हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और भी कुछ काम करता है। ठीक है, तो थायराइडिन युक्त जो नमक होता है उसका हमारे शरीर के अंदर में जो भूमिका है वो है थायराइड ग्रंथि के कार्य का नियमन करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, मानव विकास यानी कि इवोल्यूशन ऑफ मैन कहाँ हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मध्य एशिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन है ओरेगुटान, गोरिल्ला, गिब्बन और सिनेनथ्रोपस। तो इसका करेक्ट आंसर है गोरिल्ला। गोरिल्ला जो होता है वो ह्यूमन के अगर बॉडी से देखोगे तो काफी मिलता जुलता है उसका बिहेवियर, और उसका जो है जो भी क्या बोलते हैं उसका जो स्ट्रक्चर देखोगे तो काफी ह्यूमन से जो है मिलता जुलता है। तो ये आपका सबसे निकट संबंधी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, किस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग गर्भपात कर सकता है। तो इसका जो कंडीशन है वो है, अगर हस्बैंड का जो है आरएच फैक्टर पॉजिटिव हो और वाइफ का जो है आरएच फैक्टर नेगेटिव हो, तो ऐसे कंडीशन में जो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस नाम का रोग गर्भपात करवा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही था। आरएच फैक्टर पॉजिटिव हो पति का, और जो वाइफ है उनका जो है रिसेप्टर नेगेटिव हो। अगला क्वेश्चन है जो कि है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। तो हीमोग्लोबिन में जो है आपका फेरस होता है, यानी कि Fe2+ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि फेरस आपका होता है Fe2+। ये आपका जो है धातु होता है हीमोग्लोबिन के अंदर में मौजूद। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, गुण सूत्रों, इसके अलावा अगर कुछ और भी अगर हम लोग बात करना चाहें तो हम मैग्नीशियम के बारे में बात कर सकते हैं। देखो मैग्नीशियम जो होता है ये आपका मसल से संबंधित होता है, तो इसकी कमी की वजह से जो है हमारा जो मस्कुलर सिस्टम है वो आपका मतलब कि क्या बोलते हैं वो उसमें डिजीज हो सकते हैं, उससे जो है आपका संबंधित बीमारी होता है। ठीक है, मैग्नीशियम की कमी की वजह से। इस तरीके से अगर बात करें हम लोग कॉपर के बारे में, तो कॉपर के बारे में हम लोग कह सकते हैं इसका भी बहुत ही हमारे बॉडी में जो है महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसे देखो ये जो कॉपर होता है ये क्या करता है,
वैसे तो कॉपर के जो ऑक्साइड होते हैं वो हमारे बॉडी में जो है एक क्या बोलते हैं, कीटाणुओं को नाश करने के लिए काम में आते हैं, ठीक है। बट इसका सबसे जो महत्वपूर्ण रोल है वो है आपका पौधों में। और पौधों में क्या होता है, ये जो कॉपर होता है ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए और रेस्पिरेशन को कंप्लीट करने के लिए जो है काफी हेल्प करता है। और इसके वजह से जो है पौधों में एक बीमारी भी होता है, और वो बीमारी का नाम है आपका, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डायाबैक। डायाबैक नाम का जो है, डायाबैक ऑफ सूट, ये आपका जो सूट सिस्टम में होता है। तो डायाबैक ऑफ सूट नाम का जो है एक बीमारी होता है पौधों में कॉपर की कमी से, ठीक है। तो हमारे बॉडी से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन आ सकता है पौधों से संबंधित, ठीक है। और फेरस से तो आपने देख लिया। बाकी बात कर लेते हैं जिंक का। तो जिंक जो होता है ये हमारे बॉडी में जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन, इसके काम को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये आपके जो है चारों से संबंधित याद रखना। मसल मैग्नीशियम मतलब शुरू में एम है और मसल्स में भी आपका एम है, तो मस्कुलर जो आपका सिस्टम होता है उसमें आपका जो है इसका रोल है मैग्नीशियम का। और इसके कमी से जो है मस्कुलर सिस्टम खराब हो सकता है, यानी कि सही से बिहेव नहीं करेगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है गुण सूत्रों पर जो जीन होते हैं वो किस क्रम में होते हैं। वो राउंडेड होते हैं या फिर स्पाइरली क्वाइल्ड होते हैं या फिर लिनियर होते हैं या फिर उपर्युक्त में से कोई भी नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि वो लिनियर होते हैं, यानी कि रेखाकार होते हैं, ना कुंडलीकार होते हैं, ना गोलाकार होते हैं। ये आपका जो है गुण सूत्र जो है उनके ऊपर, जीनों के उपस्थिति जो है आपका रेखा के रूप में होता है। अगला है ए बी रुधिर वर्ग, यानी कि ब्लड ग्रुप के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है। किसको किसको दिया जा सकता है, तो देखो ये आपका सिर्फ और सिर्फ ए बी को दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपका ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है। अगर आप सिर्फ ए वाले को दोगे तो उसमें जाएगा बी एंटीजन और फिर इस वजह से जो है दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम जो है सिर्फ बी वाले को दे रहे हो तो उसमें ए एंटीजन भी चला जाएगा, क्योंकि ए भी जा रहा है तो उसमें दोनों एंटीजन है। तो इस वजह से जो है यहाँ पर भी आपका ब्लड क्लॉटिंग या फिर जो है इससे भी डेंजरस स्थिति उत्पन्न हो सकता है। तो ना हम ए को दे सकते हैं, ना ही हम बी को दे सकते हैं। और ओ में बात करेंगे तो ओ में तो कोई एंटीजन होता ही नहीं है, तो इसमें अगर ए भी दोगे तो फिर वहां पर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो ओ को भी हम नहीं दे सकते हैं। तो ना ए को देंगे, ना बी को देंगे, ना ओ को देंगे। हम दे सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ए बी को, ठीक है। तो ए बी को ही सिर्फ और सिर्फ ब्लड ए बी दे सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ना ए को देगा, ना बी को देगा और ना ही ओ को देगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में लिंग संलग्न रोग है। तो इसमें जो है आपका वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ये एक आपका सेक्स लिंक्ड डिजीज है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो समझ में आ गया। बाकी सब जो डिजीज हैं ये सब जैसे बात कर लेते हैं, ये ट्यूबरक्लोसिस, और ट्यूबरक्लोसिस जो होता है ये आपका बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। तो जो भी इसके अतिरिक्त डिजीज है ना ये आपके जो है सेक्स लिंक्ड डिजीज नहीं है, यानी कि जो है लिंग से संबंधित ये आपके डिजीज नहीं है। ये आपके जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं जाते हैं। ये बाकी के तीनों, ये जो आपका क्षय रोग है ये एक डिजीज एक पीढ़ी से जो है दूसरी पीढ़ी में नहीं जाता है, ये भी नहीं जाता है, ये भी नहीं जाता है। तो इस वजह से इसका जो करेक्ट आंसर है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, जो कि है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो है ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको जो है ये सारे फैक्ट क्लियर होंगे। 25 क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं ये तो समझ में आया ही होगा, और साथ ही साथ इससे इर्द गिर्द के जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आप लोगों को जो है जान करके बहुत अच्छा लगा होगा, आपका प्रिपरेशन अच्छा जा रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जिनका आप मदद करना चाहते हैं, जिनको आप सक्सेस देखना चाहते हैं। सो इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।